नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कानून के रक्षक कई बार उनसे भी भूल हो जाती है। बहुत सारे प्रोवर्ब आपने सुने होंगे, हु विल जज द जज। अब जज को कौन जज करेगा, जज को कौन देखेगा? अगर उनसे कोई गलती हो जाए, भूल से हो जाए या जानबूझकर हो जाए, ये तय कौन करेगा? ये भूल है भी, ये गलती है भी कि नहीं, ये कौन तय करेगा? कोई ना कोई तो सवाल उठाएगा, कोई ना कोई तो इसकी मांग करेगा कि ये भूल है, ये गलती हो गई है, ये जानबूझकर की गई है, अनजाने में हुई है, या भूल है भी, ये गलती है भी कि नहीं है। लेकिन अगर कोई सवाल उठाए तो एक हथौड़ा चलता रहता है, कंटेम्प्ट। और ये कंटेम्प्ट का हथियार ऐसा है जिस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता है। कानून कहता है कि आप बोलिए, अदालत भी कहती है कि आप बोलिए। अगर कोई कंटेम्प्ट कर रहा है तो वो आपको बोलना चाहिए, भले ही वो माननीय जज ही क्यों ना हो, सम्मानित जज ही क्यों ना हो। अगर उनके भी तरफ से कोई कंटेम्प्ट हो रही है तो उसे प्रकाश में लाना चाहिए। और ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी वॉइस ऑफ वॉइसलेस की है, चौथे प्रहरी की है, मीडिया की है। और इसीलिए हम पूरी जिम्मेदारी के साथ उस जिम्मेदारी का निर्वाह करने की कोशिश करते हैं। आज हम फिर एक ऐसे ब्लंडर की तरफ इशारा करने जा रहे हैं, या उसे आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, जो और किसी ने नहीं किया है, संभवतः माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। बड़ा ब्लंडर है। वकील जज के खिलाफ, फिर जज वकील के खिलाफ, अब फिर दोबारा वकील जज के खिलाफ, ऐसा चल रहा है। अब ये ब्लंडर है क्या, और इसका क्या इंप्लीकेशन होने वाला है, और ये सवाल क्यों एक फंक्शनल डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही अत्यावश्यक है? क्यों? क्योंकि जुडिशरी निरपेक्ष हो, पारदर्शी हो, निर्भीक हो और लॉ ऑफ द लैंड को प्रोटेक्ट करे, ये उसकी जिम्मेदारी है। और हमारी जिम्मेदारी है कि अगर वो लॉ ऑफ द लैंड को प्रोटेक्ट कर रही है तो उसकी तारीफ करना है, उसको मजबूती देना है। और अगर कहीं कोई उसमें कोई गड़बड़ी दिखाई दे रही है, कुछ खामी दिखाई दे रही है, तो उसको पब्लिक डोमेन में लाना और उसको माननीय अदालत के संज्ञान में लाना, यह हमारी जिम्मेदारी है। तो क्या ब्लंडर हुआ है, क्या गलती हुई है, इसे जानने समझने के लिए हमारे कानूनविद श्रीमान नीलेश ओझा जी को कॉपी कर लीजिए, बाद में मैं डिलीट कर दूंगा आधा घंटे के बाद। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी कोई बातचीत हो रही थी, कोई बात नहीं? हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। नीलेश जी, ये जो ब्लंडर की बात आ रही है माननीय अदालत से, और वो भी माननीय अदालत कौन, निचली उच्च नहीं, सर्वोच्च अदालत से जो ब्लंडर की बात हो रही है, वो क्या ब्लंडर है और इसका क्या इंप्लीकेशन है, इसका प्रभाव क्या है भारतीय जुडिशियल सिस्टम पर? सुनिए, ये मुद्दा है पूरे देश में जो बार एसोसिएशन के इलेक्शन चल रहे हैं। तो उस इलेक्शन के दौरान में कुछ वकीलों ने, क्या हुआ है, मैं आपको 2 मिनट पहले पृष्ठभूमि समझा देता हूं। मामला यह है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चेयरमैन धन्य कुमार जैन जी को सुप्रीम कोर्ट ने एक शो कॉज नोटिस दिया है कि आपके ऊपर कंटेम्प्ट की कार्रवाई क्यों न की जाए। आप दिखा दीजिए वो नोटिस लगे तो। आपके ऊपर कंटेम्प्ट की कार्रवाई क्यों न की जाए, आपका सनद जो है प्रैक्टिस, लाइसेंस टू प्रैक्टिस, नहीं ये नहीं, कोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, तो आपका लाइसेंस टू प्रैक्टिस क्यों ना कैंसिल किया जाए और सस्पेंड किया जाए, और आपको हाई कोर्ट के अध्यक्ष पद से क्यों ना निकाला जाए। ये हिज लाइसेंस टू एसोसिएशन, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद। किस हाई कोर्ट में है, किस हाई कोर्ट में है ये जबलपुर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो जबलपुर बेंच,
हाँ, उस हाई कोर्ट के जबलपुर हाई कोर्ट जो है, he be not removed from the position of office bearers of the bar. हो गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया, पिटिशनर कौन है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। इसके ऊपर मतलब गुस्से में आकर हमारे जो ये है बार एसोसिएशन के हमारे एक भाई है चेयरमैन धन्य कुमार जैन जी, उन्होंने उठा के सीधा त्याग पत्र दे दिया। अब क्या हो गया, ये टसल हो गया है एक बार एसोसिएशन, बार के मेंबर्स और ये सुप्रीम कोर्ट के बीच में, बार एंड बेंच में थोड़ा सा खटास आ गई रिलेशन में। अब ये खटास की पार्श्वभूमि क्या है? और देखिए, ये ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के ऑर्डर के अगेंस्ट है, ये अलग विषय हो गया। वो ठीक है, वो उसमें वो ऑर्डर माननीय सूर्यकांत जी में विश्वास है, वो खुद ही इसको ये कर देंगे। वैसा भी उन्होंने लिखा है 27/7/2026 का डेट दिया, वो ठीक है। लेकिन मैं इसकी पार्श्वभूमि बताता हूं और उसके बाद में दोनों पक्षों ने इसमें कैसा अच्छा मार्ग निकालकर देश की न्याय व्यवस्था और कॉमन मैन के न्याय के लिए क्या करना अपेक्षित है, मैं उसके खुद सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन और लॉ इसके बारे में डिस्कस करूंगा। पहली चीज, इसके बाद में डिस्कस करेंगे। आप गुडी गुडी बात करेंगे, बीच का रास्ता निकाल दें, या करप्शन वरप्शन इधर उधर जो चल रहा है वो सब ठीक होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। नहीं, सब ठीक होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल न्याय सम्मत बात करेंगे, कानून सम्मत बात करेंगे। हाँ, यस, मंजूर है। हमारा काम है कानून की रक्षा के लिए सब कुछ बात करना, उसके पेरीफेरी में ही बात करना, किसी को अपमानित करना भी नहीं, कहीं कमजोरी है उसको सामने में लाना। अब उनका भी पत्र दिखा दीजिए, हाईकोर्ट बार के चेयरमैन का, जैन साहब का। हाँ, ये उनका पत्र है, सेकंड पेज भी है इसका, हाँ। तो अभी सुनिए आप, इसकी पार्श्वभूमि, इसका जो बैकग्राउंड है ना, वो मैं बताता हूँ। इसके आगे और एक पेज है शायद। हाँ, तो इसका बैकग्राउंड क्या है? पूरे इंडिया में स्टेट बार काउंसिल के इलेक्शन चल रहे हैं। देखिए, बार काउंसिल, बार एसोसिएशन का डिफरेंस कॉमन मैन के लिए मैं बता देता हूँ। कोर्ट नीचे से लेकर ऊपर तक है और हर कोर्ट का अपना एक इंपॉर्टेंस है। तो नीचे के कोर्ट होते तहसील लेवल के कोर्ट, वहां की लोकल बार एसोसिएशन होती है। उसके ऊपर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन होती है। उसके बाद में जो हाई कोर्ट का वहां का जो बेंच होता है, उसकी बार एसोसिएशन होती है। मतलब ऐसा मान के चलिए, बॉम्बे हाई कोर्ट, उसके 4 बेंच है, तो 4 बेंच के वो उस बेंच के एरिया के बार एसोसिएशन, बम्बई में अलग, नागपुर में अलग, औरंगाबाद में अलग, कोल्हापुर में अलग, गोवा में अलग। तो ये ऐसा होता है। और ये हो गए बार एसोसिएशन। बार काउंसिल, हाँ, बार काउंसिल ये होता है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। वो सारा स्टेट, हर एक स्टेट, मतलब ये मध्य प्रदेश स्टेट है, उस स्टेट के, मतलब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है, उसके अंडर आने वाले जितने कोर्ट्स है, जितने एडवोकेट्स है, सब मिलकर एक सिलेक्टेड 25-28 जो भी हर स्टेट के हिसाब से है, वो मेंबर्स चुनते हैं डायरेक्ट, जैसा कि राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है उस तरह से। हर पूरा, सपोज अभी महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में अगर 2 लाख लॉयर्स है, तो 2 लाख लॉयर्स मिलकर चुनेंगे एक जो भी हमारा फिगर है वो मेंबर्स को। आप मान के चलो 25-30 मेंबर चुन लिए। अब ये मेंबर मिलकर स्टेट बार काउंसिल का चेयरमैन चुनेंगे, प्रेसिडेंट। तो स्टेट बार काउंसिल का काम होता है कि किसी वकील ने मिसकंडक्ट किया तो उसके ऊपर में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलाने का, और वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो पूरे बार काउंसिल के सारे वकीलों को नोबल प्रोफेशन में लॉ के हिसाब से काम करने में मदद करने के लिए वो एक बॉडी है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, ये सारे स्टेट बार काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव को मिलकर ज्वाइंट में बनती है, उनके मेंबर्स की, वो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है। तो अभी ये जो केस है, अभी क्या हुआ,
स्टेट बार काउंसिल के इलेक्शन कई सालों से हो नहीं रहे थे, कई प्रस्तापित लोग उसको होने भी नहीं दे रहे थे, कुछ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कुछ उसमें मिली भगत थी, तो ये डिले कर रहे थे। मतलब उसका कार्यकाल अगर 5 साल का है तो उसको 5 साल हो गया, तो उसको वो 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, इलेक्शन ही नहीं ले रहे थे। अब उसमें कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई, सुप्रीम कोर्ट में सूर्यकांत जी ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया, ये तारीख के पहले इलेक्शन होने चाहिए। अब इलेक्शन को टाइम लिमिट में करने के लिए, अब फिर इलेक्शन में गड़बड़ी होती, कुछ गलतियां होती है, तो उसके आपके जो ये है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में, तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ग्रीवेंस को ये करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, उसके ऊपर सॉल्यूशन देने के लिए एक्चुअली होता है बार काउंसिल का इलेक्शन ट्रिब्यूनल। इस बार इन्होंने जल्दबाजी में कर दिया, एक स्टेट के लेवल पे एक सुपरवाइजरी जो अथॉरिटी है, तो वो अथॉरिटी जो है हाई पावर कमेटी, तो उसके एक हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस उसका चेयरमैन बना के उनकी एक कमेटी बना दी, और पूरे इंडिया के लेवल पर एक कमेटी बना दी, उसके चेयरमैन बना दिया सुपरवाइजरी कमेटी के रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सुधांशु धूलिया जी को। अब क्या हुआ मैं बताता हूं आपको। आपने तथाकथित कुछ लोगों को एडजस्ट करने के लिए बोलो, या तो जो भी वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे, इन लोगों ने क्या किया कि एक रूल बना दिया कि जो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तहसील कोर्ट, ऐसे बार एसोसिएशन का, लोकल बार एसोसिएशन का जो चेयरमैन या सेक्रेटरी है, वो बार काउंसिल का इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि जो प्रस्तापित है उनको धक्का नहीं पहुंचना चाहिए। अब ये मामला आया खुद सूर्यकांत जी के सामने, तो सूर्यकांत जी ने क्लियर बोला उनको, बोला इसका क्या तुम्हारा ये रीजन है? अगर वो जीत कर आ गया और उसने वो सेकंड पोस्ट से रिजाइन कर दिया, विषय खत्म, तो फिर तुरंत निर्णय लो और उनको किसी का हक मत मारो। डायरेक्शन दिया, ये तारीख से पहले आप निर्णय ले लीजिए। तो इन्होंने क्या किया, बार काउंसिल के कुछ तथाकथित लोगों ने मिली भगत करके वो निर्णय समय पे लिया इन्हें, और क्या करा कि कई, एक केस तो मैंने खुद आर्ग्यू किया उसमें, हमारे बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट के बार एसोसिएशन के चेयरमैन है रवि यादव, और ऐसे महाराष्ट्र के 8 है जो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, तो ऐसे लोगों को सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब डिस्क्वालीफाई किया तो उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत जी का आदेश नहीं माना, वो ग्राउंड पे उन्होंने अर्जी लगाया, फिर उसको नीचे गए, इसने नहीं माना तो ऊपर गए, सुधांशु धूलिया जी ने भी उसको नहीं माना तो सूर्यकांत जी के पास गए, तो फिर सूर्यकांत जी ने बोला हाँ इनका तो क्लेम वैलिड था, लेकिन अभी टाइम डिले हो गया, जो हो गया उन्होंने वो बोला, वो एक विषय बाजू में रहा। लेकिन हुआ क्या, इसमें सारे वकीलों का सारा गुस्सा है, ये जो कमेटी है सुपरवाइजरी, खास करके जस्टिस सुधांशु, जस्टिस मतलब रिटायर्ड जज जो है सुधांशु धूलिया, उनके खिलाफ में, क्योंकि वो मनमाने तरीके से आदेश पारित कर रहे, ऐसे आरोप है। और एक मैं बताता हूं, मेरे पास में वीडियो रिकॉर्डिंग भी है कि उन्होंने जो गलतियां की, उन्होंने कंटेम्प्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश का किया, वो प्रूव करने के लिए, और उसके लिए हमारे क्लाइंट एक कंटेम्प्ट पिटीशन सेपरेट फाइल करने वाले हैं और रिटायर्ड जस्टिस सुधांशु धूलिया के खिलाफ। एक तो ठीक है, आप क्या मालूम है क्या, देखिए लीगली जस्टिस सीएस कर्नल के केस में 7 जज बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, इस देश का कोई भी जज हो, इवन सुप्रीम कोर्ट का जज हो, ये तो रिटायर्ड है, छोड़िए, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश या बाइंडिंग प्रेसिडेंट को नहीं मानता है, तो कोई भी कॉमन मैन, या तो वकील है, कॉमन मैन उनके खिलाफ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन फाइल कर सकता है। एक क्या बात है, ये बात आज हमारे दर्शकों को आज इसलिए बहुत गंभीरता से शो को देखना चाहिए कि कंटेम्प्ट का जो खेल चल रहा है, वो कंटेम्प्ट का असली ज्ञान होना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके बिना पर बहुत सारे क्रियाकर्म किए जा रहे हैं, उसको चेक करना अब बहुत जरूरी हो गया है। बोलिए सर। हाँ, और संविधान पीठ 7 जज बेंच ने और क्लियर किया
और अगर ऐसा कोई आदमी पिटिशन लगाता है तो कोर्ट इज बाउंड टू एग्जामिन दैट एलिगेशन। मतलब ये नहीं कि अरे आपने जज के खिलाफ कैसा कंटेम्प्ट लगा दिया, नो, एलिगेशन आपको वेरीफाई करना ही पड़ेगा, उसके ऊपर लॉफुल ऑर्डर पारित करना ही पड़ेगा। एक पहले क्या था, पहले एक इन्होंने लॉ बना के रखा था अपने एडजस्टमेंट का कि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज कितना भी गलत कर ले, सुप्रीम कोर्ट को ना माने, कितना भी कंटेम्प्ट का कितना भी बड़ा गुनाह करे, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल नहीं कर सकता कोई। और यही फैला हुआ है आम जन के बीच में, आम जनता में। हाँ, और यही ऐसे ही इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो इसका इस्तेमाल करती है। अरे ये कोर्ट का कंटेम्प्ट हो जाएगा, और ये जो जितने दलाल लोग हैं वो कोर्ट के सामने पेश कर देते हैं। उसमें पुलिस महकमा सबसे आगे है, सबसे ज्यादा, हालांकि कंटेम्प्ट पुलिस महकमा ही कर रही है आजकल। हाँ, अब ये हो गया। दूसरी चीज अभी देखिए, वो सीएस कर्नल का जो जजमेंट है उसका जो ये रिलेवेंट पैरा मैं बता रहा हूं, इसके लिए होल नेशन, ऑल लीगल फ्रेटर्निटी, ये सब के तरफ से आभार, सैल्यूट टू जस्टिस चेलमेश्वर और जस्टिस रंजन गोगोई, इन्होंने ये आदेश दिया था। ठीक है, तो हाँ, अब उसके बाद में कि नहीं आपको ये करना पड़ेगा, या सुप्रीम कोर्ट बाउंड टू एग्जामिन इट, क्योंकि और वो जजमेंट की बेस पे तो जस्टिस सीएस कर्नल को 6 महीने का जेल दिया ना। बोला हाईकोर्ट जज है तो क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जज है तो क्या हो गया, जिसने कंटेम्प्ट किया हर कोई सजा का हकदार है। और सीएन कर्नल को 6 महीने की जेल हुई। हाँ, और वो भी सीटिंग जज रहते हुए। जस्टिस सुधांशु धूलिया तो भी रिटायर्ड है आपको बता रहा हूं। तो इस देश के डीजीपी, सूपी, पुलिस वाले, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, जरा ध्यान से सुन लें, ध्यान से सुन लें। मैं क्यों इशारा कर रहा हूं, अभी सीरीज आने वाला है क्यूबाइट के ऊपर, बहुत बड़ा सीरीज आने वाला है, बहुत बड़ा, देश पूरा हिल जाएगा। वो सीरीज हम लाने जा रहे हैं, इसलिए ध्यान रहे, वर्दीधारी ध्यान रहे। अब आपने वर्दी की जो शपथ ली है उसका ख्याल रखिए। सीटिंग जज जेल जा चुके हैं, सीटिंग जज, और माननीय जजों से भी मैं अनुरोध कर रहा हूं, जरा ध्यान रहे। आगे बोलिए सर। अब ये एक है, और दूसरा एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस पालडीवाला साहब की बेंच ने, कि अगर किसी जज के खिलाफ कोई कंप्लेंट है तो उसको एग्जामिन कीजिए। कंप्लेंट सही है, पहले गलत का बोलता है, इनको क्या है वो डाइजेस्ट होने में बहुत तकलीफ जाती है जज के खिलाफ का वर्ड, तो उन्होंने कहा ऐसा मार्ग, जज की कंप्लेंट अगर गलत है तो कंप्लेनेंट पे कार्रवाई कर लो, जो वकील ने उसको मदद किया होगा उस पर भी कार्रवाई कर लो। अभी खुश हो जाते हो, जो दलाल लोग है ना उनको लगता है हमारी दुकानदारी, दलाल पूरी चौकड़ी खुश हो जाती है, हजारों करोड़ के बारे न्यारे करने वाले चौकड़ी खुश हो जाते हैं। अब सेकंड, लेकिन बोला अगर कंप्लेंट सही है, वो जज को सस्पेंड, डिसमिसल, सारी डिपार्टमेंटल कार्रवाई तो करना ही है, लेकिन उस जज के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन मैंडेटरी है। मतलब उसको बिल्कुल उसमें आपने घबराने का नहीं, पीछे हटने का नहीं, अपनी जिम्मेदारी से भागने का नहीं। उसके बगैर ये जो ब्लैक शिप्स है ना, इनको हम यहां से सिस्टम से निकाल नहीं पाएंगे, सिस्टम को टेक नहीं कर पाएंगे। ये न्याय व्यवस्था है, इतना लैंडमार्क हिस्टोरिक जजमेंट दिया है। हो गया। आप देखिए, बाइंडिंग प्रेसिडेंट के खिलाफ अगर जस्टिस सुधांशु धूलिया ने आदेश दिया तो आईपीसी के सेक्शन कौन से लगते हैं? वो लगते हैं जो भी अभी नए बीएनएस की सेक्शन है 166 मैंडेटरी नियम के खिलाफ काम करना, 219 बाइंडिंग लॉ के खिलाफ में आदेश पारित करना, 7 साल की सजा का प्रावधान है। तो ऐसे कई सेक्शन लगते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ उस वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या है, जो हमारे एडवोकेट रवि यादव वगैरह लोगों के केस में आर्गुमेंट हुआ। 2 लाइन का केस है। महाराष्ट्र बार काउंसिल के जो इलेक्शन था, वो इलेक्शन को जो इलेक्शन ऑफिसर होता है ना, तो वो इलेक्शन ऑफिसर बोल के अपॉइंट किया, रिटर्निंग ऑफिसर,
बार काउंसिल के सेक्रेटरी को। आप खुद उसी लॉ के तहत क्लियर है कि जो सेक्रेटरी को अपॉइंट नहीं कर सकते वो रहेगा हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज। तो हमने आर्ग्यू किया तो धुलिया साहब ने बोला हाँ ये बात तो सही है, ये गलत है करके उसको हटा दिया। अब हटाने के बाद में देखिए आधा गलती कहां किया उन्होंने। क्लियर नियम है 3 जज बेंच ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल बार काउंसिल ऑफ इंडिया का और बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है जो इन पे बाइंडिंग है। क्लियर कहता है कि जब किसी इलेक्शन का जो रिटर्निंग ऑफिसर है, जो सेक्रेटरी, उसको अपॉइंट करके आज तक का जो काम किया होगा और उसका अपॉइंटमेंट गलत पाया गया, होल इलेक्शन प्रोसेस इज इनिशिएटेड और नए आप बैलेट पेपर छपो और फिर से इलेक्शन लो। अब वहां पर क्या किया, हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट दिया, हाई कोर्ट के जजमेंट दिया, तो धूलिया साहब ने क्या कर दिया मालूम है, एक भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऑर्डर में लिखा नहीं। वो ग्राउंड जो राइटिंग में दिया है उनको केस लॉ कि नो जज इन दिस कंट्री, नो जज मतलब ऑल जजेस इन द इवन इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट इज हैविंग एनी राइट टू परपेचुएट द इलीगलिटी। पहले ने गलती कर दिया तो तुम उसको परपेचुएट नहीं कर सकते, यू आर ड्यूटी बाउंड टू प्रिवेंट दैट अभी ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। तो ममता गांधी से लेकर कई जजमेंट है। और जब फाउंडेशन हैड बीन रिमूव्ड, स्ट्रक्चर कोलैप्स, तो वो विषय हो गया। उन्होंने एक भी चीज हमारी लिखा नहीं ऑर्डर में। अब वो ऑर्डर केस लॉ दिए हुए हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग है। आप दूसरी चीज, केस लॉ अगर दिए किसी ने और वो जज ने कोई ऑर्डर में लिखा नहीं, मैंने कुछ आर्गुमेंट किया, उस जज ने ऑर्डर में नहीं लिखा, इसके ऊपर में इतने बढ़िया केस लॉज और डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, नंबर 1, बाइंडिंग प्रेसिडेंट को जज, जो जज ओवरलुक करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आशुतोष जी, बहुत बड़ा हथियार है, जो जज इसको ओवरलुक करता है वो जज ये अपनी जो शपथ लिया है ना, मैं निष्पक्षता से लॉ के हिसाब से काम करूंगा, उस शपथ का उल्लंघन करता है, ब्रीच ऑफ ओथ, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा जजमेंट है, वो कहता है कि इट इज ए केस ऑफ लीगल मैलिस। लीगल मैलिस मतलब जो आपको दिए उसको इग्नोर करके आप गलत ऑर्डर पास कर रहे हैं। तीसरा जजमेंट वो कहता है कि इट इज ए केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सेक्शन 2B12 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, सिविल कंटेम्प्ट। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है कि आपको हर केस में हर पॉइंट को डिटेल में लिखकर आर्गुमेंट ऑर्डर देना ही पड़ेगा। तो वो पॉइंट लिख ही नहीं रहे तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, सिविल कंटेम्प्ट होगा। तीसरी चीज, इट इज द ड्यूटी ऑफ द जज टू अप्लाई द करेक्ट लॉ इवन इफ इट इज नॉट रेड बाय द पार्टी। सोम मित्तल का केस है, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर का 2018 का केस है। तो किसी ने आर्गुमेंट नहीं भी किया तो उनका जिम्मेदारी करेक्ट लॉ अप्लाई करने का। अगर वो गलत लॉ अप्लाई करते तो वो भी वो ऑफेंस तो है ही, लेकिन एक कंटेम्प्ट में भी आता है। आप चौथी चीज, क्षमा अरुणा में कहा कि इट इज ए केस ऑफ लीगल मैलिस, क्योंकि जज को ये डिफेंस नहीं कि मुझे लॉ नहीं मालूम था। कोई भी जो जुडिशियल ऑफिसर है, और जस्टिस सुदर्शन दुलिया जी को तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट जज होकर रिटायर होके बाद में कमिटी पे आए हैं। तो एज में तो सीजीआई से भी सीनियर है वो। फिर तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कहीं भी जो बाइंडिंग प्रिंसिपल्स है सुप्रीम कोर्ट का, या जो केस लॉ बना हुआ है लार्जर बेंच का या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, अगर उसको कोई वकील किसी भी जज के सामने प्रोड्यूस कर रहा है और उनके संज्ञान में ला रहा है, और वो जज विशेष उस संज्ञान में लाए हुए तथ्य की अवहेलना करके अपना ऑर्डर पास कर रहा है, तो वो तो सीधे कंटेम्प्ट कोर्ट छोड़ दीजिए, वो तो होगा कि भाई वो एक तो इलीगल ऑर्डर कर रहे हैं, दूसरा कि वो जुडिशियल मैलिस है भी। हाँ, सीधा उनके ऊपर आरोप लग सकता है ना। हाँ, ये और मुजफ्फर हुसैन जो ऑर्डर कर रहे हैं। हाँ, मुजफ्फर हुसैन और कामिशी टिपेड़ा में तो बोला कि इट इज ए जुडिशियल डिसऑनेस्टी, न्यायिक बेईमानी में भी आता है। तो इट अप्लाइज इन ऑल केसेस ना सर, जहां कहीं भी केस लॉ दिया जा रहा है उसकी अवहेलना हो रही है किसी भी केस में, यस ना। यस यस के भी केस में चल रहा है यही खेल, दिशा के नहीं, केस में यही चल रहा है, तो वो भी फंसेंगे। नहीं, सुनिए, अभी थोड़ा मिक्स मत कीजिए, वन बाय वन।
हाँ। और उसको जो विजय शेखर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है उसमें तो कहा इट इज ए केस ऑफ फ्रॉड ऑन पावर। हाँ, तो अभी जब जब ब्रीच ऑफ ओथ हो जाती है, मुझे पता है जिसने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है इट इज ए केस ऑफ ब्रीच ऑफ ओथ। अब ब्रीच ऑफ ओथ होगी, सुप्रीम कोर्ट के जज के कुर्सी पे कहां से बैठा है जज? शपथ के वजह से वो कुर्सी से अटैच है, शपथ टूट गई तो फिर वो आगे एक दिन भी बैठ नहीं सकता, 1 मिनट भी नहीं बैठ सकता कुर्सी पे। तो जब तक कि माननीय राष्ट्रपति उनको फिर से शपथ नहीं दिलाते, तो ये भी केस अलग है, बाकी मैं डिटेल बाद में होगा। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा, ये तो मतलब पूरा। लेकिन अब आते हैं इस केस के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट से जो ब्लंडर हुआ उस पर आते हैं। अब ये सब था। अभी देखिए, हर कोई इतना लीगली जाता नहीं है। नियम से मैं बताऊं क्या, देखिए, एडवोकेट्स आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, वो कोर्ट के फर्स्ट ऑफिसर है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया they are entitled to equal respect as that of a judge, which judge expect them from that they should respect the judge in the same way judge has to respect them। ये बहुत क्लियर केस लॉ है। अब कई वकील क्या करते, इमोशनल आउटबर्स्ट में उन्होंने कुछ गलत शब्द यूज कर लिए। मुझे पूरा केस भी पता नहीं, मैं ऐसा मान के चलता क्योंकि ऑर्डर में कुछ लिखा ही नहीं, लेकिन उसका जो वीडियो है, वीडियो में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वकील कुछ कह रहे हैं और माननीय सूर्यकांत जी थोड़ा गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि आप ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो जस्टिस सुधांशु धूलिया के खिलाफ, तो ऐसा मान के चलिए वो विषय है। तो ऑर्डर में तो कुछ भी नहीं लिखा है। अब इसमें हुआ क्या है, मैं ये कहता हूं ऑर्डर गलत कैसा है। इसमें नोटिस दिया है कि आपका लाइसेंस टू प्रैक्टिस क्यों न सस्पेंड किया जाए। अब ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने गलत मतलब मिसगाइड किया हमारे माननीय सीजीआई जी को कि उन्होंने इस तरह से ऑर्डर लिया। नियम से सुप्रीम कोर्ट का ऐसे ही पहले एक बार हुआ था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे विनय चंद्र मिश्रा। तो विनय चंद्र मिश्रा का बार काउंसिल का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था, लाइसेंस टू प्रैक्टिस। 3 जज बेंच ने, फुल बेंच नहीं, ये ऑर्डर तो 2 जज बेंच का, वो 3 जज बेंच था। उसके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। फली नरीमन साहब ने और बड़े बड़े सारे सीनियर वकीलों ने आर्ग्यू किया और बार काउंसिल भी आ गए उनके साथ में। तो इनके सबके कहने पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने लॉ बनाया और कहा कि बिल्कुल आपकी बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं है किसी वकील का लाइसेंस टू प्रैक्टिस सस्पेंड करने का। कितने सदस्यीय बेंच ने ऑर्डर किया? 5 सदस्यीय संविधान पीठ। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। तो उन्होंने कहा कंटेम्प्ट में, इवन देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास में देखो कंटेम्प्ट का पावर है। सर, ये सारे वकीलों के लिए बहुत बहुत रामबाण आप बोल रहे हैं, कमाल की बात कह रहे हैं। तो पहली बार आ रहा है हमारी, हम जैसे पत्रकार को, बल्कि हम जैसे क्या पत्रकार, मैं तो कह रहा हूं कि 100% जर्नलिस्ट को ये मालूम होगा। अरे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने अगर किसी बेचारा बस्तर में कोई वकील प्रैक्टिस कर रहा है, उसको बोल दिया तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो गया कैंसिल, वो यही मान लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। सिब्बल साहब तो छोड़ दीजिए, बस्तर में काम कर रहा बेचारा, जो हवाई चप्पल पहन के रोज आ रहा है जा रहा है, क्योंकि यहाँ वकील तो बड़े पैसे वाले होते हैं ना, और मुंह देख करके यहाँ पर ऑर्डर पास होते हैं, है ना, पर्सनालिटी देख करके। ये किसी से छिपा हुआ नहीं, ये नोन विषय है, कोई नई बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो एकदम साधारण से साधारण वकील का भी लाइसेंस सुप्रीम कोर्ट रद्द नहीं कर सकती है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये मैं क्या कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर वर्ड में लिखा है, 2-3 चीजें वकीलों सुन लीजिए, देश भर के वकीलों सुन लीजिए, आपका लाइसेंस टू प्रैक्टिस इवन सुप्रीम कोर्ट जजेस कांट कैंसिल दिस इज ए बाइंडिंग प्रिंसिपल, और ये पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ इंडिया। हाँ, और उसको ये तो 1998 वॉल्यूम 4 एससीसी पेज नंबर 409, उसको फिर से फॉलो किया सुप्रीम कोर्ट ने गोस्टो बिहारी के केस में 2023 में। हमारे माननीय सीजे भूषण गोयल साहब थे, उन्होंने फिर से फॉलो किया उसको। उन्होंने कहा ना एडवोकेट का ना किसी और का, सीए का,
सीए हो, डॉक्टर हो, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है, उसकी एक प्रोसीजर है। आप देखिए स्टैट्यूटरी प्रोविजन है। अभी कई सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो पुराना हिस्ट्री रहा है, चाहे वो एक मिनट सर, क्या सुप्रीम कोर्ट का जज अभी जो ऑर्डर दिया है, इस ऑर्डर का क्या ये मतलब लगाया जाए कि ये प्रोसीजर फॉलो करते हुए आपका लाइसेंस टू प्रैक्टिस रद्द हो जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट रद्द कर रहा है, ये ऑर्डर है? नहीं, इसमें क्या है, इसमें ऐसी शोकॉज नोटिस देने का भी अधिकार नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। ये नोटिस ये है ना, सिर्फ बार काउंसिल दे सकता है ऐसा नोटिस, सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन ही नहीं। हाँ, ये नोटिस भी जो इलीगल है, इलीगल है। तो सुनिए, उसको बोलते हैं विदाउट ज्यूरिडिक्शन, या फिर उसको बोलते हैं पर इंक्वायरी एंड विशिएटेड, उसका मैं रीजन बोलता हूं। उस सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कई केस लॉ है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। जो 3 जज बेंच ने आदेश पारित किया विनय चंद्र मिश्रा में, तो उस समय देखो हमारे केस में भी आर्गुमेंट किया था तुम्हारे ये क्या थे सिद्धार्थ लूथरा, इन्होंने क्या बोल के मालूम है, और क्या उनके दिमाग में था, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस, इन्होंने जजमेंट में क्या लिखा, हमारे को देश का कोई लॉ बाइंडिंग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन बाइंडिंग नहीं है। आप समझे क्या, हमारे मन में जो आएगा वो ऑर्डर हम कर सकते हैं। तो ये दोनों जजों ने लिखा, हाँ, अरे वो प्रीतम पाल का जजमेंट ही है ना, हमको संविधान बाइंडिंग है ना हमको कुछ बाइंडिंग है। जो आपके मतलब संविधान मतलब जो भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन बनाए गए हैं, पार्लियामेंट ने बनाए, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का लॉ है, मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का लॉ भी हमको बाइंडिंग नहीं है। हो गया। अच्छा, और ऐसा उसको क्यों किया उन्होंने, ऐसा क्यों किया? मैं बता रहा ना, मैं बताता हूं, वो ऐसा इसलिए किया, अगर वैसा नहीं लिखते तो हमारी केस खारिज करना पड़ता, फिर हमारी केस खारिज होता तो जस्टिस रोहिंटन नरीमन और जस्टिस विनीत सरन 7 साल के लिए जेल में जाते, तो उनको बचाने के लिए ऐसा लिख दिया। अभी आता हूं। अच्छा, और आगे जोक सुनिए। अब ये लॉ लागू करने के लिए वकीलों को या किसी को डराने के लिए ये जजेस क्या करते हैं, 2 जजमेंट का यूज करते हैं और दोनों वो ओवररूल्ड है। एक जजमेंट लेते हैं 1992 का प्रीतम पाल का केस, तो प्रीतम पाल का केस वो भी एमपी का ही केस था, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कर दिया क्लियर, 2 जज बेंच ने बोला नहीं, हमको कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट कोई लागू नहीं है, हम तो सिर्फ हमारे मन में जो आएगा वो नियम बनाएंगे, उसके हिसाब से सजा दे देंगे जिसको मन में आएगा, ठीक है। कोई कानून हमको बाइंड नहीं कर सकता, ठीक है। उस जजमेंट को फुल बेंच 3 जज बेंच पल्लव सेठ में और बाद में डॉक्टर एलपी मिश्रा का जजमेंट, ऐसे ही बार काउंसिल का, उसके बाद में बाल ठाकरे का 3 जज बेंच, ये सब ने बहुत पिक्चर क्लियर कर दिया। उन्हें कहा सुप्रीम कोर्ट के पास में कोई ऐसे अनलिमिटेड पावर नाम की चीज है नहीं, हर चीज एक्ट के हिसाब से, लॉ के हिसाब से करना है। और संविधान पीठ ने भी क्लियर किया कि आप जो सजा है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के बाहर जाके सजा नहीं दे सकते, वो एक्ट में जितनी सजा है उतनी देना पड़ेगा, नहीं तो ये तो संविधान का आर्टिकल 20 का उल्लंघन हो जाएगा। उसमें इतना बढ़िया ऑब्जर्वेशन लिखा एक हाईकोर्ट के बेंच ने, उन्होंने कहा मतलब बोले तुम्हारा आर्गुमेंट मान लो, उसने वकील को झापा, मतलब एक ऐसा ही नालायक चापलूस वकील था, उन्होंने कहा तुम्हारा आर्गुमेंट मान लो तो कल एक आधे जज को लगेगा कि उसने लाल शर्ट पहन के आ गया, मेरा कंटेम्प्ट हो गया, मैं इसको फांसी की सजा देता हूं, जब एक्ट हमको बाइंडिंग ही नहीं है तो हम कुछ भी करेंगे। तो बोले ऐसा ये देश में नहीं चलने वाला, ये कॉन्स्टिट्यूशन का उप आधारित चलने वाला केस है, ये देश है, यहाँ पर संविधान से ही काम चलेगा, ये लोकतंत्र है, ये कोई राजाशाही नहीं है। और मेडिकल काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजेस कैन नॉट एक्ट इन टर्म्स व्हाट प्लीजेस द प्रिंस हैज द फोर्स ऑफ द लॉ। तो उसमें क्या है कि जज ऐसा कि राजा की तरह काम नहीं कर सकता। अब प्रॉब्लम मैं बताता हूं, हुआ क्या है कि ये कई चीजें ना स्टडी में भी गलत सिखाई गई।
तो अभी क्या हुआ, प्रीतम पाल का जो जजमेंट था 2 जज बेंच का, उसको क्लियर ओवररूल किया बाल ठाकरे के केस में 3 जज बेंच ने, और देश के सारे हाई कोर्ट को डायरेक्शन दिया, सारे रजिस्ट्री को, इवन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्टर को भी डायरेक्शन है, आप इस लॉ के तहत ऐसा ऐसा काम कीजिए। लेकिन होता क्या है मैं बताता हूं, कई बार जजेस, सूर्यकांत जी जैसे अच्छे जजेस है, इनके मन में ऐसा, मेरे हिसाब से इनके मन में कुछ गलत नहीं है, गलती से ऑर्डर तो इन्होंने ही पास किया, गलती हो गई या क्या हो गया, या गुमराह कर दिया? नहीं, लेकिन मैं ओवरऑल इनका वैल्यूएशन निकाला, मतलब जो भी मेरे मन में है ना, ये खुद इन्होंने कहा ना कि नेशनल जुडिशियल पॉलिसी बनाई करके, तो मैं इनको नहीं दोष देता हूं। मैं भी सम्मान करता हूं, मैं बहुत सम्मान करता हूं इनका, बहुत सम्मान करता हूं। हाँ, और तो ये इनके कॉमन काम मैन बहुत के लिए अच्छे, काफी काम कर रहे हैं, काफी और कॉमन मैन के जज है यार, मुझे इनका ये पसंद आता है, ये वो उसकी तरह वो चंद्रचूड़ वाले ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड वाले जज नहीं है, ये कॉमन मैन के जज है, कॉमन मैन के जज है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, तो अभी देखिए कि अब ये लॉ, अब दूसरा जो लॉ है जिसपे कई जजेस रिलाय करते ओवररूल लॉ, वो है सीके दफ्तरी का। सीके दफ्तरी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया, जज कुछ भी कर ले, कुछ भी करप्शन कर ले, कितना भी गलत काम कर ले, उसके खिलाफ कोई भी बोलेगा वो कंटेम्प्ट का आरोपी रहेगा। तुम्हारे पास सच है झूठ है इसका कोई मतलब नहीं। अब वो जो जजमेंट है बड़ा सीके दफ्तरी वाला, वो पर इंक्वायरी था, क्योंकि उसने अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 1952 का जस्टिस मुखर्जी का बहुत सुंदर जजमेंट था संविधान पीठ का, बथिना रेड्डी का, उसने उसके विरोध में दिया, तो ये सीके दफ्तरी पर इंक्वायरी में उसकी कोई लीगली वैल्यू नहीं है। आप बथिना रेड्डी में क्या लिखा है कि अगर किसी के पास, खास करके हर व्यक्ति और पत्रकारों के लिए, पत्रकार का केस था, रिपोर्टर का केस था, उन्होंने कहा कि किसी जज ने करप्शन किया, गलत काम किया, किसी के पास में प्रूफ है, तो ये इसको पब्लिश करना ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है, ये जनता के हित में है, ये वकील का भी ड्यूटी है, ऐसे भी जजमेंट्स आए हैं उसमें। आप ये पहले का था, उसके बाद में एक प्रीवी काउंसिल का अंबर्ड का जजमेंट है, उसमें 1936 का, जिसको 7 जज बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल रेफरेंस केस में पूरे देश का कानून बनाया। उन्होंने कहा कि देश के सारे जजेस जो कंटेम्प्ट यूज कर रहे हैं वो अंबर्ड के केस के रूल फॉलो करे, इरिटेशन में, गुस्से में कंटेम्प्ट का यूज ना करे। एक दूसरी चीज, उन्होंने अंबर्ड के केस में क्या हुआ है कि उसका कहना सही था, तो उसको बिना सुने सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा दे दिया था, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को प्रीवी काउंसिल ने खारिज कर दिया। तो अब अंबर्ड का जो रेशियो है वो पूरे देश को बाइंडिंग था, 7 जज बेंच का जजमेंट है। अब ये तो हो गया, बाद में सीके दफ्तरी था 1971 का, लेकिन उसके सीके दफ्तरी के जजमेंट के बाद में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने पीएन तूड़ा के केस में 1988 में और बाद में 2010 में बीमन बासु के केस में क्लियर कर दिया कि सीके दफ्तरी का जजमेंट स्टैट्यूटरीली ओवररूल है, इसको फॉलो नहीं करने का। हो गया। उसके बाद में ये देश को फिर भी बेवकूफ बनाने का बिजनेस चलता रहा, कई जजेस वही ओवररूल जजमेंट पे सजा देते रहे। अब मतलब आप गौर करो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी गलत केस लॉ पे रिलाय कर रहे हैं। अब ऐसे जज तो आईपीसी 220 में 7 साल की सजा के हकदार है, उस पर बाद में आते। चलो अब आपको आगे का जो अभी इस पे आते हैं कि ये जो अभी नहीं 2 मिनट कंप्लीट कर देता हूं, बाद में आते 2 मिनट बस। उसके बाद में क्या हुआ, सीके दफ्तरी को रिलाय करके कई जजेस जिनको लॉ समझता नहीं था बोलो या जो भी था, वो क्या करते थे, उठा के अभी भी ओवररूल नहीं, सच कोई डिफेंस नहीं हो सकता, सच बोलने से आप बच नहीं सकते, आपके पास में प्रूफ भी है तो बच नहीं सकते, ऐसा डराते रहते थे। तो इस देश के एक बहुत अच्छे एडवोकेट थे टीआर अंध्यार्जुना, फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उन्होंने पूरा सब एक्सप्लेन करके बताया सीके दफ्तरी कैसा गलत केस लाए। उसमें 1992 का विल्स का जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ऑस्ट्रेलिया का, उसमें लिखा है ये हमेशा देश के हित में होता है कि जज का करप्शन बाहर लाया जाए। अब उनके आर्टिकल के बाद में देश में तहलका मचा कि हाँ यार अपने को तो बहुत बेवकूफ बना रहे कुछ सुप्रीम कोर्ट के जज। फिर उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट में शांति भूषण राम नेतानी साहब ने मिलकर अमेंडमेंट लाया सेक्शन 13B, उसमें लिखा
कि ट्रूथ विल बी ए डिफेंस, ट्रूथ इज ए वैलिड डिफेंस। अब उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आपके इंडियन एक्सप्रेस के केस में सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस अरुण शौरी में 2014 में क्लियर कर दिया, एकदम लॉ क्लियर, ये देश में ट्रूथ ये डिफेंस है और सच बोला उसके वजह से सुप्रीम कोर्ट की बदनामी हुई या किसी जज की बदनामी हुई, उसके वजह से उसको कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा, ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट ही माना जाएगा। और उसके लिए दूसरा जजमेंट जिसपे रिलाय किया वो था इनडायरेक्ट टैक्स का, जीएस सिंघवी साहब और ए के गांगुली साहब का लैंडमार्क जजमेंट है इस देश की हिस्ट्री का। उन्होंने कहा ये हर नागरिक का आर्टिकल 51A(H) में कर्तव्य है कि जुडिशरी का मिसकंडक्ट को एक्सपोज करे, ये ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, संवैधानिक कर्तव्य है। तुम क्या कंटेम्प्ट बोलते हो इसमें? जो कंटेम्प्ट लगाएगा इसमें उसके ऊपर 2 लाख कॉस्ट लगाएगा। ये है इस देश का कानून। और उसको बाद में जस्टिस रंजन गोगोई का खुद का ललित कलिता का जजमेंट है 2008 का, हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के 7 जज बेंच ने CS कर्नर में अपील किया। अब इस देश का लॉ ऑफ द लैंड हो गया। चलो अब ये हो गया कंप्लीट। अब आते हैं इस केस पे। तो अब जब मामला माननीय सूर्यकांत जी के पास आया तो कंटेम्प्ट का आज भूत उतर जाएगा कुल मिलाकर के। हाँ, मैंने लीगली ये जो भूत जो दिखाते रहते हैं, मैंने अनलॉफुल जो ये फियर दिखाने का जो चलन है, ये व्यापार है, वो बंद हो जाएगा। और इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया और उनके काउंसिल पर पहला दोष जाता है। माननीय सीजेआई को मैं इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं। अभी आते हैं। तो अभी फुल स्क्रीन कर दीजिए इसका। हाँ, तो अब देखिए, जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मामला लाया तो माननीय बार काउंसिल ऑफ इंडिया पिटिशनर है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का खुद का ही संविधान पीठ का जजमेंट छुपा के रख रही है। हाँ, तो अभी उसका लॉ क्या कहता है? अभी लेटेस्ट जजमेंट है वो भी जस्टिस पार्टीवाला साहब का ही है, लैंडमार्क जजमेंट है कि अगर कोई मैटर में हियरिंग चल रहा है तो सरकारी वकील जो है, वो सरकारी वकील मतलब क्या, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, उसको सच बोलना है और अपोजिट पार्टी भी है तो उसके फंडामेंटल राइट्स का, उसके लॉ का प्रोटेक्शन करना है। और सरकार के तुम्हारे केस के खिलाफ में भी कोई केस लॉ होगा तो वो कोर्ट को बताना है। अगर उन्होंने नहीं बताया और ऐसा ऑर्डर पास हो गया, माननीय सूर्यकांत जी ने ऑर्डर पास कर दिया, ऐसे कंडीशन में ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सरकार, ये एडवोकेट धन्य कुमार जैन या और भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अधिकारों का हनन हुआ, उसको कॉम्पेंसेशन देने को बाध्य है, मैंडेटरी है। ऐसा कहते हुए सरकारी वकील ने सरकारी तो बार काउंसिल का है, कोर्ट का मामला, सरकार क्यों करेगी कॉम्पेंसेशन? नहीं, सुनिए ना, अब यहाँ पर बार काउंसिल का वकील तो बार काउंसिल देंगी, और बार काउंसिल देंगी मतलब हमारे जमा हुए पैसे में से बार काउंसिल नहीं देंगी। बार काउंसिल तुरंत तो दे देंगी लेकिन वसूल उन लोगों से करेंगे जो इसको जिम्मेदार है ये गलत केस गलत नोटिस निकलवाने के लिए। तो वो लॉ वैसा है। मतलब आपको मैं और एक बताता हूं, देखो एक मैकलॉड का जजमेंट है 1899 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट के इसमें एक मिनट, हाँ अपना नहीं कौन सा है, हाँ डीके बसु का जजमेंट है। डीके बसु के जजमेंट में बहुत क्लियर किया, और ये अपना हाँ नंबी नारायण का जजमेंट है 2018 का सुप्रीम कोर्ट का। तो उसमें क्या किया, गलती किया पुलिस वालों ने, अभी तुरंत आप 50 लाख रुपए दे दो उनको, और उसके बाद में आप वो दोषी जो है, सरकारी वकील बोलो पुलिस अधिकारी बोलो, उनसे वसूल कर लो आप। तो ये लॉ है। हाँ, आप इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट का मतलब जब नोटिस इशू करता है कंटेम्प्ट का, तो उसका भी एक मैंडेटरी लॉ है। अब ये नोटिस में क्या हुआ है, एडवोकेट धन्य कुमार जैन जी के खिलाफ में एग्जैक्ट क्या एलिगेशन है, उसमें क्या लिखा है, शो कॉज नोटिस, आपके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई क्यों न की जाए। अब कंटेम्प्ट क्या, उसके लिए
ये कोर्ट को मैंडेटरी है कि उसमें लिखा जाए कि एग्जैक्ट आपने क्या गलती की है, जो प्राइमा फेसी हमको लग रहा है गलत है, तो आप उस पर एक्सप्लेनेशन दो। और कंटेम्प्ट का लॉ भी बहुत सिंपल है। इसमें सूर्यकांत जी ने मेरे हिसाब से जस्ट एक शो कॉज नोटिस दिया है, उन्होंने कंटेम्प्ट का प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं किया। तो नॉर्मली कंटेम्प्ट का शो कॉज नोटिस निकलता है और बाद में वो अगर कोर्ट को लगा कि नहीं हम मिस इंप्रेशन में थे, तो कोर्ट अपनी गलती मानते हुए वापस भी लेता है। ऐसे भी केस है, टीजी बागुल का केस है जस्टिस भूषण कवि साहब का, और कई जजमेंट्स है। नहीं, आप लेकिन कह रहे हैं कि ये नोटिस ही इलीगल है, ये नोटिस भेज ही नहीं सकते हैं वो। हाँ है ना, मैं बता रहा हूँ। ऐसा है ना, आप ये कह रहे हैं कि डिटेल्ड उनको बताना पड़ेगा, जो उन्होंने ऑर्डर पास किया है उसमें डिटेल बताना पड़ेगा कि आपका अपराध ये है, आपका ये अपराध है। लेकिन अपराध तो मान लीजिए उनके संज्ञान में हमारे पास डॉक्यूमेंट है, वो कोई जरूरी नहीं है, वो जब आप आइएगा तो बता देंगे आपका अपराध क्या है। ऐसा हो नहीं सुनो, नहीं ये जो विषय है ना, ये अच्छा पॉइंट पूछा आपने, एकदम मतलब बहुत बढ़िया पॉइंट पूछा। इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। उसमें क्या हुआ, और उसमें इंडिया में लॉ बहुत क्लियर है। 1890 के आसपास में सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोर्ट में एक वकील ने आर्गुमेंट किया, जज को उनका आर्गुमेंट पसंद नहीं आया, उनको उठा के कंटेम्प्ट में सजा दे दिया। कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, मतलब नोटिस नहीं, मतलब तुम्हारे खिलाफ चार्जेस क्या है, कुछ नहीं बताया। वो व्यक्ति जो एडवोकेट था, 200 रुपए का फाइन लगाया। वो एडवोकेट पहुंचा प्रिवी काउंसिल में, तो प्रिवी काउंसिल ने रीपोलार्ड करके जजमेंट है, तो उसमें 1870 के आसपास, जो भी मैं बता दूं, तो प्रिवी काउंसिल ने उसमें बहुत क्लियर किया कि कंटेम्प्ट एक क्रिमिनल ऑफेंस है, उसका चार्ज आप उसको बताए बगैर आप उसके खिलाफ में कोई आदेश पारित नहीं कर सकते। एक दूसरा, वो प्रिवी काउंसिल के जजमेंट के बेस पे, पहले रंगून वगैरह सब इंडिया में थे ना ब्रिटिशर केस में, तो रंगून हाई कोर्ट का और एक लाहौर हाई कोर्ट का, बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट्स है। तो उसमें बहुत क्लियर किया कि ये पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ये सारी मेंशन है क्या? है, आ रहा हूं ना, मैं वही तो बता रहा हूँ, सुनिए ना। उसको क्लियर किया कि ये जो है, उसको मालूम भी है पूरा चार्ज क्या है, तब भी आपको स्पेसिफिक चार्ज बताना पड़ेगा। तो ये लॉ बनाया। उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट का 1954 एससीआर पेज नंबर 454 पे फुल बेंच ने कहा कि ये जो रीपोलार्ड और ये जो रंगून है, ये इस देश का कानून है, इंडिया का। नहीं, अब हम कॉमन मैन के शब्दों में बता देते हैं जरा सा, ताकि समझ में आ जाएगी। मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी को नोटिस दिया कंटेम्प्ट का, तो वो नोटिस आपने दे दिया कि मिस्टर सो एंड सो, आपके खिलाफ व्हाई नॉट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुड बी स्टार्टेड, और आपका लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल किया जाए, आपका ये क्यों नहीं किया जाए, और भेज दिया। इतना वो नहीं भेज सकते हैं क्या, ये बताइए। नहीं भेज सकते, नहीं भेज सकते हैं, उनको लिखना पड़ेगा क्या? ये सुप्रीम कोर्ट का अपराध हो गया क्या? अरे ठीक है ना, देखिए एक मिनट, हाँ, बिल्कुल बचने नहीं देंगे हम आपको। यही तो मैं कह रहा हूं कि इज इट ए ब्लंडर, इज इट ए ब्लंडर? और अगर ये ब्लंडर हुआ है तो नोइंगली हुआ है या अननोइंगली हुआ है? ब्लंडर का मतलब तो अननोइंगली होता है साहब। तो ये ब्लंडर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये 4 पैराग्राफ का, 5 पैराग्राफ का इस तरह का नोटिस आप भेज ही नहीं सकते हैं, आपको टोटल अटैच करके भेजना पड़ेगा कि उनका अपराध क्या है। अगर वो अपराध आपको भी मालूम है, उनको भी मालूम है, तो भी आप ये कह रहे हैं। हाँ, अभी सुनिए, अभी मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या क्लियर कहा है। 1966 का फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट का था, उन्होंने कहा कि बस आप कंटेम्प्ट का नोटिस लगा दोगे, इसके पीछे डॉक्यूमेंट लगा दोगे, नहीं चलेगा। चार्ज आपको निकाल के बताना पड़ेगा कि आपकी गलती क्या है। एक दूसरी चीज, उसके बाद में आया जजमेंट सहदेव वर्सेस स्टेट, और सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट अमेंडमेंट हुआ, उसमें स्पेसिफिक लिखा है आपको चार्ज मेंशन करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का फॉर्म 1 है, फॉर्म 1 में भी लिखा है कि आपको मेंशन करना है इसमें चार्ज। उसके बाद में
इसको सहदेव वर्सेस स्टेट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप डॉटेड लाइन नोटिस नहीं भेज सकते हैं। क्या चार्ज है आप वो बताएंगे नहीं तो उसको लगेगा कि हर वर्ड एक कंटेम्प्ट है, तो मैं चार्ज ढूंढते बैठूंगा क्या कि मेरे खिलाफ चार्ज। कमाल हो गया। मतलब अगर आपने चार्ज स्पेसिफिक बताया नहीं तो वो सामने वाला समझेगा कि मेरा हर वर्ड ही कंटेम्प्ट है। हाँ, अगर मैं कह रहा हूँ माननीय चीफ जस्टिस साहब, वो भी कंटेम्प्ट है, तो वो बोला फिर भाई माननीय चीफ जस्टिस ने बोलू तो क्या बोलू, तो बोले ऐसा ये सिचुएशन परमिसिबल नहीं है। आपको उन्होंने रजिस्ट्री को वाद नहीं दिया। अच्छा, और मैं इसीलिए बीए एलएलबी बना था। मुझे लगता है सीरीज बनाना पड़ेगा। मेरी कल एक वकील साहब से बात हो रही थी, दिल्ली के जाने माने वकील हैं, तो वो कह रहे थे कि आशुतोष ऐसा लगता है कभी कभी जुडिशियल फंक्शन को देखने के बाद लगता है पूरा धारावाहिक देख रहे हैं। तो सुनिए अभी, और ये सबका आंसर और एक मैं देता हूं। जस्टिस उदय ललित साहब ने बहुत क्लियर तरीके से इसको फॉलो किया है। रिपेरी कांसागरा का उनका एक 2 पेज का जजमेंट है। उन्होंने कहा शोकॉज नोटिस निकालो, और रजिस्ट्री को कहा पैरा नंबर ये से ये शोकॉज नोटिस में रिप्रोड्यूस करो। उसके बगैर नोटिस कंप्लीट ही नहीं होती है। और जस्टिस पार्टीवाला साहब जब हाईकोर्ट में थे तो अब इतना लैंडमार्क जजमेंट दिया था नंदलाल ठक्कर का 2012 में। वो जजमेंट मतलब बहुत बढ़िया है कि आपको स्पेसिफिक चार्ज मेंशन करना ही पड़ेगा। जे.आर. पराशर, प्रशांत भूषण का केस है और स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, तो वो करना पड़ेगा। इस आधार पे नोटिस मतलब ये ऑर्डर मेंटेनेबल नहीं है। सुनिए, अब ये हो गया। दूसरी चीज, आप जस्टिस एडवोकेट धन्य कुमार जैन हो या और भी कोई वकील हो, उसको बार एसोसिएशन के चेयरमैन से हटाना या नहीं हटाना ये उनका एक अलग मैकेनिज्म है। उसको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा, ऐसे भी केस लॉ है, तो वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन को टेक ओवर नहीं कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। उस पे भी आर्टिकल 142 के लिए बहुत क्लियर जजमेंट दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, 50 जजमेंट दिया। और प्रेमचंद गर्ग का तो जजमेंट ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया था कि कोई भी व्यक्ति को अगर पीआईएल फाइल करना है तो इतने रुपए जमा करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ बैठी, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट को वार्निंग दिया, आप ऐसा कोई रूल नहीं बना सकते जिससे नागरिकों के फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन होगा। कोर्ट में रिट फाइल करना हर एक का अधिकार है। भी एक एप्लीकेशन गया है, अभी सरकार की तरफ से एक मूव हुआ है, सरकार की तरफ से कि पीआईएल वाले काम को बंद कर दिया जाए। श्रीमान तुषार मेहता जी दलील दे रहे थे कि पीआईएल वाले इसको जो है सो बंद कर दिया जाए, पीआईएल नहीं होगा ग्रांट। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना, वो तो ठीक है, वो अलग देखते हैं। तो अब ये इसको संक्षेप में आप समझते हैं कि ये जो उन्होंने आदेश दिया है जैन साहब को, तो ये आदेश गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है, कानून सम्मत नहीं है, और इसको इनको वापस लेना पड़ेगा। और उनको फिर ये कौन हटा सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई कौन कर सकता है? बार काउंसिल कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट फॉरवर्ड करता है रेफरेंस तो अच्छा, उसके लिए रेफरेंस फॉरवर्ड कर, हाँ, और फॉरवर्ड रेफरेंस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का खुद का जजमेंट है दुष्यंत मैनाली का, उसमें क्लियर कहा है कि 2024 का जस्टिस भूषण गवई साहब का। तभी वो वकील कल हंस रहे थे कि कोई भी जजमेंट पास होने के लिए मौका लगता है। एक जजमेंट आपने पास किया और आपने केस लॉ ठीक से नहीं पढ़ा तो वो पूरा कंटेम्प्ट हो गई। हाँ, बोलिए। तो दुष्यंत मैनाली का 2024 का हमारे माननीय सीजे सूर्यकांत जी और केवी विश्वनाथन जी साहब का बहुत बढ़िया जजमेंट है। उन्होंने कहा ऑडी अल्टरिंग पार्टिम रूल, कोई भी एडवोकेट हो या कोई भी पर्सन हो, उसके खिलाफ कोई भी एडवर्स रिमार्क लिखने से पहले, या उसमें बार काउंसिल को रिफरेंस फॉरवर्ड किया था, आपको उस वकील को सुनना पड़ेगा। ऑर्डर में डायरेक्ट कुछ भी हार्श नहीं लिख देने का, एडवर्स नहीं लिख देने का, प्लेन सुनने का, और उसके बाद में आप डिसीजन ले सकते हो रिफरेंस फॉरवर्ड करना है बार काउंसिल को या नहीं।
आप तो ये एक अलग प्रोसीजर है, लेकिन ये केस में मेरा जो कह रहा है, मेरी माननीय सीजे सूर्यकांत जी से बहुत विनती है, उनका बहुत सम्मान है, वो कॉमन मैन के जज है, तो वो इन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वकीलों ने जो उनको गुमराह करके या बोलो उनको ये गुस्सा दिला दिया कि साहब ऐसा हो रहा है, हमारे पे आरोप हो रहे, तो उसके वजह से और सही लीगल पोजीशन ना बताते हुए जो आदेश पारित करने को मजबूर किया, तो इनके ऊपर में आप एक्शन लीजिए और धन्य कुमार जैन जी को कॉम्पेंसेट कीजिए। और ये बार एंड बेंच है ना, अरे तो अरे भाई, कोई गुस्सा दिला देगा, हमने ऑर्डर दे दिया तो हमारे खिलाफ नहीं होगी कार्रवाई? नहीं सुनिए, हाँ मैं आपको बोलता हूँ, देखिए आपने बिल्कुल सही बोला। देखिए सूर्यकांत जी की जगह जस्टिस चंद्रचूड़ होते ना, तो उनका अदर ओवरऑल रिकॉर्ड कंसिडर करते उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होना चाहिए था, लेकिन सूर्यकांत जी इज ओवरऑल इज ए गुड जज यार। कभी कभी देखो उसमें क्या है, द जज हु डजंट कमिट मिस्टेक इज हेड टू बॉर्न। जो जज गलती नहीं करता आज तक पैदा नहीं हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि हाँ मिस्टेक हो गया, हाँ, ये ब्लंडर हो गया है। बोलता हूँ, सुनो सुप्रीम कोर्ट ब्लंडर को दुरुस्त कीजिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल का ये जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2004 के जजमेंट में इसको लॉर्ड डेनिंग को कोट करके बोला कि इस दुनिया में, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला खास इंडिया में, सबसे ज्यादा मिस इंटरप्रिटेशन और मिसयूज किसी लॉ का हुआ है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। एकदम सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना, तो उसका मिस इंटरप्रिटेशन भी होता है। अरे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में वो ओवरऑल जजमेंट सीके दफ्तरी, प्रीतम पाल, यही पढ़ाया जा रहा है, ये पढ़ाकर हमने नोटिस दिया सारे को, फिर अभी चेंज कर रहे हैं वो उनका ये, हमने कहा अमेंडमेंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आ गया, आप पुराना पढ़ा रहे हो तो आप लोगों को गुलाम बना रहे हो। तो इस तरह से इसमें बार एंड बेंच एक परिवार है, और इस परिवार के मुखिया माननीय सूर्यकांत जी है, उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप एक केस में न्याय कीजिए और दोषियों पर कार्रवाई कीजिए। तो ये मध्य प्रदेश के जो श्रीमान वकील हैं, इनका कैंसिल नहीं होगा? अभी इस्तीफा वगैरह जो दे दिया है वो बेचारे हड़बड़ी में दे दिए हैं क्या? ठीक है, नहीं इमोशनल उनको लग गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट अन्याय कर रहा है। नहीं, उनको तो मैं ही खुद रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आपका इस्तीफा वापस ले, वो कोई बड़ा मसला नहीं है। ये हम एक फैमिली है, कोर्ट बार एंड बेंच। लेकिन लब्बो-लुआब ये है कि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, वो कानून की परिधि में ही काम करना है, उन्हें कानून की परिधि के बाहर नहीं जाना है, एक। और दूसरी बात कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को जब आप कंटेम्प्ट जो सबसे जब मिसयूज जो इन्होंने कहा कि सबसे मिसयूज लॉ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ही रहा है, तो उसके बारे में जो भ्रांति हमारे दर्शकों के मन में है कि कुछ भी बोल दिए आप, ये कंटेम्प्ट हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कानून सम्मत, कानून के विरुद्ध जाकर के अगर आप कोई कुछ बोलते हैं तो उसका, हाँ आप आखिरी लाइन बोल दीजिए सर। हाँ, दो मिनट और लूंगा क्योंकि फिर ये कंप्लीट हो जाएगा ये इशू। ये सारे वकीलों को लाइफ टाइम के लिए काम का ही है। इसमें और एक चलता था, कई जजेस ना वो क्या करते, किसी को भी वो विल सेंड यू इनटू कस्टडी, वकील को भी बोलते हैं, कॉमन मैन को भी बोलते हैं, आपने आर्गुमेंट गलत किया, विल सेंड यू इनटू कस्टडी। अभी देखिए, अच्छा, हाँ कस्टडी। अब कस्टडी के ऊपर क्या है मालूम है क्या, ये काम किया लैला डेविड का एक केस है। लैला डेविड के केस में एक लेडी ने चप्पल फेंक के मारा, चप्पल फेंक के मारा तो उसको उठा के कस्टडी में लेने का ऑर्डर किया, जस्टिस शायद अरिजीत पसाए थे, और बाजू में ब्रदर जज थे, उनको तो सैल्यूट, जस्टिस ए.के. गांगुली। उन्होंने कहा नहीं आप गलत कर रहे हो, आप प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे हो। उस पे डायस पे से दो अलग अलग जजमेंट आए उस दिन। उन्होंने कहा देखिए डॉक्टर एलपी मिश्रा का लैंडमार्क जजमेंट है 1998 का, एडवोकेट ने जजेस को गालियां दी थी डायस पे, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 14 का प्रोसीजर फॉलो करे बगैर आप उनको सजा नहीं दे सकते, चार्जेस फ्रेम करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, ये सब चीजें ठीक है। दूसरी चीज,
अब ये 2 जज में डिस्प्यूट आया करके 3 जज बेंच को गया। तो लैला डेविड में जो 3 जज बेंच था, उन्होंने जस्टिस अरिजीत प्रसाद को बचाने के लिए ये अर्लियर बाइंडिंग प्रेसिडेंट जो था डॉक्टर एलपी मिश्रा वगैरह, उसको इग्नोर कर दिया, ऑर्डर में लिखा ही नहीं और जजमेंट पास कर दिया, नहीं 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 वो प्रोसीजर को बाईपास कर सकते हैं। अब क्या हुआ, उसको फिर कई जजेस मिसयूज करने लगे, लेकिन बाइंडिंग प्रेसिडेंट एलपी मिश्रा है, उसको अभी जस्टिस दीपांकर दत्ता का बहुत लैंडमार्क जजमेंट है एस तिरुपति राव का 2024 का, उसमें भी फॉलो किया है। तो ऐसे कई बाइंडिंग जजमेंट है। तो ठीक है, अब मैं आपको जोक बताता हूं। अब ये इतना कॉन्फिडेंस बढ़ता गया कई जजेस का, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने चीफ सेक्रेटरी को इलाहाबाद के बोला, तुमने गलत आर्गुमेंट किया, तुमने गलत अर्जी लगाया, अरेस्ट वारंट, कस्टडी, भेजो उसको जेल में। आप वो लोग भागे भागे गए। और दूसरा एक है एडवोकेट महमूद प्राचा का केस। तो दोनों केस में फिर बाद में फुल बेंच ने डायरेक्शन दिया कि अगर किसका आपको आर्गुमेंट पसंद है, नहीं है, एप्लीकेशन, हाँ, गाली दे रहा, फिजिकल वायलेंस, चप्पल फेंक रहा, ऐसे केस में उसको डिटेन करो, बाद में उसके ऊपर प्रोसीजर से कार्रवाई करो, अलग चीज है, लेकिन सजा के लिए प्रोसीजर फॉलो ही करना पड़ेगा। लेकिन कोई अर्जी दे रहा है, कुछ आर्गुमेंट उसका कम ज्यादा गलत आ रहा है, उसको जेल में नहीं भेज सकते आप। ये लैला डेविड का जजमेंट वहां लागू नहीं होता है। ऐसा करके सारे देश के हाईकोर्ट को डायरेक्शन दिया है फुल बेंच ने, उसमें वन ऑफ द जज जस्टिस पार्टीवाला साहब थे, और महमूद राजा में भी वही कहा है। तो ये जो इनका मिसकंसेप्शन है, और डराते रहते हैं ना, तो अभी तुमको जेल में भेज देंगे, ये धमकी इटसेल्फ इज गलत। हाँ, तो ये इस बारे में सारे वकील, सारी जनता ना अच्छे से समझ ले, और माननीय जजेस भी ये लोग अच्छे से पढ़ ले, और ना आप न्याय करो। इट इज अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, नॉट कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। तो अभी अगर जस्टिस सुधांशु धूलिया के खिलाफ के आरोप अगर सही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो, या फिर जो आरोप लगा रहे उनके आरोप गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो, तो ये न्याय होगा। लेकिन आप बोल ही नहीं सकते, ये नहीं होगा। यस, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी। आप बोल सकते हैं, खूब बोल सकते हैं, जम के बोल सकते हैं, कानून की परिधि में बोल सकते हैं, कानून को उद्धृत करते हुए बोल सकते हैं, कानून के बाहर जाकर के नहीं बोल सकते हैं, और नोबडी इज अबव द लॉ। तो जो कोई भी आज हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे वकील महोदय हों, सामान्य नागरिक हों, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, वो सारे लोग थोड़ा सा समझ लें, जान लें कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो हौवा खड़ा किया जा रहा है, वो उसको चैलेंज किया जा सकता है, और मजबूती के साथ चैलेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी अभी उनसे जो ब्लंडर हुआ है, और कई सारे जज ब्लंडर करते रहते हैं, मैं समझता हूं कि उनको अब थोड़ा रुक करके सोचने का वक्त आ गया है। कहां उनकी लक्ष्मण रेखा है, उस लक्ष्मण रेखा को वो कहां लांघ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में जरूर ध्यान देगी और इस पर विचार भी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।